गोष्ठी के माध्यम से समाज में या हमारे कार्यक्रमों में जितनी हायरार्कीज है उनको मिनिमम करने की कोशिश करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। इसलिए आगामी तमाम सत्रों में कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा, तमाम भागीदार होंगे और उस सत्र का एक सत्र संयोजक होगा जो उसको आप कह सकते हैं कि सत्र की जो बातचीत है उसको एक दिशा देगा और जो वक्ता है या हमारे भागीदार हैं उनको आमंत्रित करेगा। तो इस सत्र के संयोजक है अश्विनी कुमार पंकज जी। इस सत्र की जिम्मेदारी मैं उनके हाथ में सौंपता हूं। मैं एक बार फिर आवाज़ देता हूं अनुज लोगन को, जोबाकिन टोपनो जी को, काशराय कुदात जी को और बारू सोनवणे जी को। वो मंच पे आए। इसके अलावा सत्र में जो भागीदार होंगे वो अग्रिम पंक्ति में बैठे। उन जो इस बहस में हिस्सा लेंगे प्रोफेसर महेश अगस्टिन कुजूर होंगे, दामू ठाकरे जी होंगे, डॉक्टर धनेश्वर माझी होंगे, जवाहरलाल बंकीरा जी होंगे, सुषमा आसुर जी होंगी और श्यामचरण टुडू होंगे। इस बातचीत में भाग लेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ज़रूरी सत्र होने वाला है। आप सब लोग इसमें हिस्सेदारी करें और अगर आपकी जिज्ञासाएं हैं आप कागज़ में लिख करके मंच तक पहुंचाएं, हम उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। मैं इस सत्र की जिम्मेदारी सौंपता हूं अश्विनी कुमार पंकज जी को। शुक्रिया। आप सबको जोहार। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जिसका विषय आदिवासी साहित्य स्वरूप और संभावनाएं हैं, उसमें आज जिस वक्त हम लोग भागीदार हो रहे हैं सामूहिक रूप से, यह एक महत्वपूर्ण परिघटना है भारतीय साहित्य में। इसलिए कि शायद मेरी जानकारी में पहली बार देश का कोई शिक्षण संस्थान उसने इस विषय पे, इस महत्वपूर्ण विषय पे इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया है। हम सभी आभारी हैं JNU के भाषा केंद्र के कि जिन्होंने ये जिम्मेदारी लेनी जरूरी समझी और इस संगोष्ठी का आयोजन किया। हालांकि आप लोग जानते हैं कि पिछले 1 दशक से खास करके हमारे देश में अस्मितावादी साहित्य के बतौर आदिवासी साहित्य का भी जिक्र हो रहा है और लगातार इस संबंध में गैर सरकारी स्तर पर अलग अलग ढंग से अलग अलग समूह व्यक्ति सक्रिय रहे हैं। लेकिन इस पूरी सक्रियता में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि उसका नेतृत्व और संचालन अधिकांशतः गैर आदिवासियों के हाथ में है। आप आदिवासी साहित्य को जिस समाज से, आदिवासी समाज को जिस साहित्य से आज समझ रहे हैं थोड़ा बहुत भी, उसमें से अधिकांश का लेखन गैर आदिवासियों का है। हम उनकी संवेदना पे, उनकी प्रतिबद्धता पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो जब साहित्य जो हमारे सामने है, जिससे हम एक समाज की कोई रूपरेखा, कोई छवि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इसका आयोजन जो आज यहाँ हो रहा है, कि आप पहली बार उन लोगों को सीधे सुनेंगे जिनकी बात दूसरे लोग करते रहे। यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। इस सत्र में खास करके आज के इस पहले सत्र में हम धन्यवाद देते हैं मीणा जी को, जो उन्होंने इस तरह की संरचना करी है कि इस सत्र में खास करके मुझे को छोड़ के सारे लोग आदिवासी हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय मंचों पे आप नहीं देखते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन मध्यवर्गीय आकांक्षाओं को धकेल के अपने सामुदायिक हितों के लिए समर्पित किया है। हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं और आप देखेंगे कि इसमें अधिकांश युवा हैं। जैसे आप जो भागीदार की प्रोग्राम की लिस्ट है उसमें आप अगर 3 लोगों को छोड़ देंगे, जोबाकिन टोपनो जो पटना बिहार से आए हैं, बारू सोनवणे जी जो महाराष्ट्र से आए हैं और महेश अगस्टिन कुजूर
जो टाना भगत कॉलेज घाघरा में कुड़ुख और नागपुरी के प्रोफेसर हैं, उनके अलावा सारे नए लोग हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है, हम लोग इसको समझते हैं कि आप जहां सीधे उस अभिव्यक्ति का साक्षात करेंगे जो मौलिक है, जिन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ये अक्सर कहा जाता है कि आदिवासियों को बोलना चाहिए, लेकिन जब मंच होता है तो आप देखेंगे कि उस मंच पे आदिवासी होते ही नहीं। फिर भी हम उस समाज के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे बारे में बात करते हैं जैसे हम उनके बारे में बात करते हैं। आज के इस सत्र का जो मुख्य फोकस है वो आदिवासी साहित्य के स्वरूप और उसके सौंदर्य पे है। उसका जो एस्थेटिक्स है, उसका जो मूल्य बोध है, वो क्या है। और आप ये जान के आश्चर्य करेंगे कि जिन आदिवासी विषयक कहानियों, कविताओं, उपन्यासों से आप आदिवासी समाज को जान रहे हैं, इसमें से अधिकांश लोगों ने उनको पढ़ा नहीं है। जिनके बारे में लिखा गया है उन्होंने उनको पढ़ा ही नहीं है। आप इनको व्यक्तिगत तौर पे बाद के सत्रों में आप पूछ सकते हैं, लेकिन देश भर में उस पर बड़ी चर्चा होती है, अकादमिक जगत में, बौद्धिक जगत में, साहित्यिक जगत में। पर जिसके बारे में है वो क्या बोल रहा है। मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, ग्लोबल गांव के देवता, या इस तरीके के बहुत सारे उपन्यास और कहानियां हैं। आदिवासी उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेखक ने क्या लिखा है उनके बारे में, ये शायद हिंदी साहित्य इसको समझने की जरूरत महसूस नहीं करता है। तो इस सत्र में ये जो अपनी बातें रखेंगे, शायद हम लोग उससे या आप लोग समझ बना सकेंगे कि आदिवासी दृष्टि क्या है, आदिवासी सौंदर्य विश्व क्या है। जैसा कि पहले हमारे उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि जो आदिवासी सौंदर्य है, आदिवासी विषय है, आदिवासी आकांक्षाएं हैं, वो एक भिन्न किस्म की है और उसको आप मुख्य धारा के या किसी और बद्धारा के मानदंड से आप उसको परख नहीं सकते। तो मैं आज की ये सत्र की औपचारिक शुरुआत करूंगा इस बात से कि एक समाज जिसमें जेल की कोई कल्पना नहीं है, वो परिंदों को पालने के लिए भी पिंजड़े का इस्तेमाल नहीं करता है, और एक समाज जो अपने आप को महान सभ्यता और संस्कृति का वारिस कहता है, वैदिक पीरियड से लेकर आज तक जेल के बिना नहीं रह सकता है। वो जेल पे बहुत बात करेगा तो उसके रिफॉर्म की बात करेगा, सुधार की बात करेगा, उसको इंसानी चेहरा देने की बात करेगा, लेकिन जेल की ही बात करेगा। पर एक समाज जिसमें जेल की कोई कल्पना नहीं है, एक समाज जिसमें चोरी का कोई शब्द नहीं है, इंसान को उसकी स्थिति से गिराने का, उसको अपमानित और उसकी अवमानना करने का एक भी शब्द नहीं है, तो उसको आप हिंदी साहित्य में किस तरीके से व्यक्त करेंगे। और जो हमारे आदिवासी रचनाकार हैं वो अपनी मातृभाषाओं में किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, इस पे हम लोग इस सत्र को फोकस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। हम सबसे पहले इस बहस की शुरुआत करने के लिए, बात को रखने के लिए अनुज लुगुन को, जिनका की नाम बहुत जाना पहचाना है, वो आप उनको हिंदी के कारण जानते हैं और हम झारखंडी और आदिवासी लोग उनको मुंडारी के कारण जानते हैं। आपके बीच में मैं उन्हीं से शुरू करूंगा क्योंकि वो दोनों समाज के दृष्टियों के बीच में हैं कि जो आदिवासी साहित्य की या आदिवासी समाज की क्या संकल्पनाएं हैं, उसका क्या जीवन दर्शन है, क्या साहित्य उसके जीवन का एक अलग तत्व है या उसकी समष्टि का एक तत्व है। तो आदिवासी सौंदर्य विश्व क्या है और उनके जो मूल सोच है, वो जीवन दर्शन है, वो किस तरह का है, हम लोग सबसे पहले
अनुज लुगुन जी से इस बात को शुरू करना चाहेंगे। जोहार सोबेन को चिल्का बुगिन गया वो। मैंने कहा आप सबको नमस्कार, जोहार, आप लोग कैसे हैं? विषय है अभ्यास सत्र का आदिवासी साहित्य स्वरूप और सौंदर्य पर। मैं अपनी बात पूरी तरह से उसी पर फिट करके नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आदिवासी जीवन और समाज दर्शन के संदर्भ में साहित्य और उसके पूरे सौंदर्य दृष्टि और रचना प्रक्रिया के संदर्भ में बात करूँगा। और इसके लिए मैंने मुंडारी, जो मेरी अपनी मातृभाषा है, इसका साहित्य लिया है, मौखिक साहित्य है मुंडारी गीतों का। मुंडारी गीत, जैसे कि अभी कुछ देर पहले वंदना जी कह रही थी कि हमने तो लिखना पढ़ना अभी शुरू किया है, तो मुंडारी में ऐसे भी गीत हैं जो लिखे गए हैं बाद में। कुछ ऐसे भी गीत हैं जो लोक में गाए जाते थे वहाँ के जनता द्वारा, वहाँ के जन समुदाय के द्वारा, और वो ये नहीं कहा जा सकता ये किसी एक व्यक्ति विशेष की रचना है। ये एक समूह की रचना है जिसमें पूरे समूह की आकांक्षा उपस्थित होकर आती है। तो मैंने मुंडारी गीत में भी केवल उसी पक्ष को लिया जिसपे पूरा एक लोक उसका एक सृजक है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। मैं सबसे पहले आदिवासी समाज दर्शन की ओर जाऊंगा और इस संदर्भ में मैं वहाँ से शुरू करूँगा। अपनी बात में वहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ, जिसे समाज विज्ञानी समाज के ऐतिहासिक विकास के क्रम में आदिम अवस्था कहते हैं। और एक क्रम सीढ़ी, एक स्टेप लोग बनाते हैं कि मानव समाज का विकास इस तरीके से हुआ है कि आदिम समाज से वो कृषि युग में प्रवेश करते हुए उसका विकास होता है और आज की स्थिति तक पहुंचता है। और इस पूरे संदर्भ में यह मान लिया जाता है कि आदिवासी समाज आज भी उसी आदिम अवस्था में रहता है, उसने कोई विकास नहीं किया, उसके इतिहास की गति नहीं रही, वह एक स्थिर समाज है, पूरी तरह से यथास्थितिवादी समाज है। तो आदिम अवस्था को में ये कहा गया कि मनुष्य अपना सारा कर्म सामूहिक करता था, सारी चीज़ें समूह में होती थी। वहाँ पर संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, निजी संपत्ति, लालसा, भोग, संग्रह की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। इस वजह से वहाँ कोई शोषण नहीं था, वही आंतरिक संघर्ष नहीं था, और इसी वजह से शायद उसे आदिम साम्यवाद भी कहा गया। लेकिन यही हम आदिवासी समाज को देखते हैं उस आदिम अवस्था के बरक्स कि वो भी कृषि का विकास करता है, उसने भी खेती करना शुरू किया, उसने भी हल चलाया, हल जोतना शुरू किया, खेती का विकास किया। लेकिन उनके समाज में कृषि का विकास किस तरह से होता है, कैसे वह एक कृषक समाज होते हुए भी अपने अंदर उन सामंती और वर्चस्ववादी ताकतों को विकसित कैसे नहीं होने देता है। मुंडारी में एक गीत है कि मुंडा को हिजू लेना, मुंडा को बसा जाना, ने दिसुम बोरवन गे तय केंद्रे, ने दिसुम अकंदाल टोनंग तय केंद्रे, मुंडा को चोपा के दा, मुंडा को सियो चलो एटे के दा, जेता मतडंग का को तय केंद्रे। इस गीत में कहा जा रहा है कि मुंडा आए, उन्होंने जंगलों को साफ किया, खेत बनाए, कृषि करना शुरू किया, हल चलाना शुरू किया और अपनी एक समाज व्यवस्था बनाई, और इस दौरान दूसरा कोई नहीं था। तो ये इस गीत से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस आदिम अवस्था में मनुष्य पूरी तरह से आखेट करता था और लगभग सारा जीवन उसका उसी पर आश्रित था, वो आदिवासी समाज वो भी बढ़ के कृषि समाज में जाता है और वहाँ वो अपनी व्यवस्था करता है, अपना विधान करता है। और इस कृषि कर्म करते हुए भी, चूँकि हम जानते हैं कि कृषि के साथ ही सामंती समाज का विकास होता है, वर्चस्ववादी ताकतों का उदय होने लगता है, क्योंकि कृषि के बाद एक अतिरिक्त उपज होने लगती है जिसकी वजह से एक वर्चस्व और लालसा और भोग और संपत्ति की चीज़ें आने लगती है। लेकिन आदिवासी समाज में वो चीज़ें नहीं आई। वो कृषि कर्म करते रहे,
उनका कृषि जीवन जारी रहा और इसके बावजूद भी उन्होंने खुद को वर्चस्ववादी नहीं बनाया। उनका उनका कृषि कर्म सामूहिक ही रहा। और इस सामूहिक कृषि कर्म का एक गीत है जिसमें वो कहते हैं कि उसका हिंदी भावार्थ बता दे रहा हूँ कि कोई जामुन के खेत में युवतियाँ समूह में रह के खेती कर रही हैं, माने घास निकाल रही हैं, और जो युवक है वो हल चला रहे हैं। इसमें युवकों की संख्या 40 बताई गई है और युवतियों की संख्या 20। और इसमें यह कहा जा रहा है कि वे एक लय में अपना सारा काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे नृत्य करते हुए अपनी सारी गतिविधि को पूरा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि जिस आप जो एक समाज के ऐतिहासिक विकास का क्रम बनाते हैं आदिम अवस्था से लेके, और उसमें आप आदिवासी समाज को वहीं छोड़ देते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आदिवासी समाज उसी आदिम अवस्था में नहीं रहा, उसने भी अपने इतिहास को गति दी है, अपने समाज का विकास किया है। और इस पूरे क्रम में उसने प्रकृति के साथ कभी वर्चस्ववादी अपनी प्रवृत्ति नहीं अपनाई। प्रकृति के साथ वो हमेशा सहजीवी बना रहा। वो खेती करता है, खेती का विकास करता है, इसके बावजूद अपने साथ में एक जंगल को, एक नदी को, पूरी जैव विविधता को बचा के रखता है। और यहीं पर आप देखेंगे कि जो मैदानी इलाकों के या फिर अन्य गैर आदिवासी कृषक समाज में देखेंगे ये चीज़ें नहीं है। आपके यहाँ कृषि कर्म है, आपने कृषि के लिए खेत बनाए, लेकिन क्या किया, आपने सारे जैव विविधताओं का नाश किया, सारे सृष्टि का नाश किया। अब सारे जंगल को आपने साफ किया, आप केवल एक नदी बचा के रखे, क्योंकि आपको नदी की जरूरत, कृषि के लिए नदी का होना बेहद जरूरी था। लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है, उसके साथ हमेशा से एक प्रकृति मौजूद है साथ में। इसलिए मेरा मानना है कि जब मनुष्य जब उस आदिम अवस्था में रहा होगा, जब वो एक ही रहा होगा और वो कृषि दौर में प्रवेश करता है, तो यहीं से उसका दो विभाजन होता है। एक वो जो प्रकृति पर वर्चस्व जमाते हुए अपना विकास करता है, अपनी तकनीकें विकसित करती हैं और अपनी संस्कृति, अपना समाज विकसित करता हुआ चला जाता है, और एक दूसरा जो अपनी प्रकृति को सहजीवी बना के चलता है। और इस क्रम में हम उनके यहाँ उस आदिवासी समाज में उस आंतरिक शोषण की प्रक्रिया या फिर आर्थिक विषमता की स्थिति नहीं देखते हैं मूल रूप से आदिवासी समाज के अंदर। शायद इसकी वजह यही रही होगी कि उन्होंने सामूहिकता और सहजीविता को बनाए रखा, जो उसी के समुदाय के जो दूसरे हिस्से के लोग जब जिस सभ्यता की ओर गमन कर रहे थे, वो इन चीज़ों को छोड़ते हुए जा रहे थे। और आज आप आज की स्थितियों को देखेंगे तो अब पूरे वैश्विक समाज में, पूरे वैश्विक मानव समाज में देखेंगे कि जो टकराहट या फिर जो असंतोष या फिर जो विद्रोह की स्थिति आदिवासी समाज की यहाँ दिखाई दे रही है, वो लगभग बराबर है। आज आप अमेजन या लैटिन अमेरिकी या अफ्रीकी देशों में जो आदिवासियों को संघर्ष करते हुए देख रहे हैं, वो उसी तरीके से लगभग संघर्ष कर रहे हैं जैसे आज आप भारत में लोग आदिवासियों को संघर्ष करते देख रहे हैं। अमेजन की नदी घाटियों में लोग जैसा संघर्ष कर रहे हैं, वैसा ही संघर्ष कोयल, कारो, इंद्रावती और गोदावरी की तटों में कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि अमेजन की नदी तटों में या फिर अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी देशों में आदिवासी जिन लोगों से संघर्ष कर रहे हैं, और गोदावरी या इंद्रावती या कोयल, कारो के तट पर यहाँ के आदिवासी जिन लोगों से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों की जीवन शैली, उनका समाज दर्शन एक है। और वो उस अपने धरातल पर एक होते हैं, और यहाँ पे आदिवासी समाज अपने आकांक्षाओं के स्तर पर एक होता है। तो मेरा ये मानना है कि आदिम अवस्था से बढ़ते हुए समाज मूल रूप से दो दिशाओं में विभाजित होता है। एक प्रकृति के साथ सहजीवी होता है जो अतिरिक्त आकांक्षा का निषेध करता है, और एक जो होता है वो अतिरिक्त का आकांक्षी होता है। और वर्तमान संदर्भ को आप देखेंगे तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। और मुंडारी गीत में ये गाया जाता है, ये लोग गीत गाते हैं कि बुरु दिसुम होड़ को बुरु गेना के कुछ अकतियाँ, नई गेना होड़ को नई दिसुम की कुछ अकतियाँ।
सान सकन लगेंगे बेड़ा की को जगतियाँ हाई कड़कुम लगेंगे नई गिना को जगतियाँ। इस गीत में ये कहा जा रहा है कि जो जंगल में रहते हैं या प्रकृति के साथ रहते हैं उनकी चिंता के केंद्र में वही जंगल है, वही नदी है। जो नदी के किनारे के तट में रहते हैं उनकी चिंता का केंद्र नदी ही है। वे अपनी आकांक्षाओं में कोई ऐसा नहीं ले रहे हैं कि वो किसी अतिरिक्त आकांक्षा या फिर किसी अतिरिक्त लालसा को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो अभी वंदना जी ने कुछ पहले एक छोटा उदाहरण दिया था कि जो पक्षी है, एक पक्षी जो आप कहते हैं कि वो पक्षी तुम अपनी टहनी छोड़ो मत और एक तोड़ो मत, तो ये इसी दो मूल विभाजन का अंतर है, जो दो मूल अलग जीवन दर्शन का अंतर है। और मुंडारी गीतों में इसी आदिवासी समाज दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें वो पूरी तरह से इसी अपने प्रकृति के साथ सहजीविता के ही आकांक्षी हैं। वो किसी अतिरिक्त की आकांक्षा नहीं करते हैं, वो श्रम करते हैं। श्रम करते हुए भी अतिरिक्त उपज की आकांक्षा नहीं है। वे श्रम करते हुए इस आकांक्षा में श्रम करते हैं कि हम दिन भर श्रम करेंगे और रात में हम अखाड़े में एक जगह एक समूह में रहकर हम अपना उल्लास रचाएंगे। वो कहते हैं कि निदा दोबो सियू कमिया अंगो नपंग दुमंग दंगोड़ी, निदा दोबो सुसुन करामा सिता निदा दोबो सुसुन करामा सेता दो सियू कमी। ये कह रहे हैं कि हम रात भर श्रम करेंगे, दिन भर श्रम करेंगे, लेकिन हम रात भर उल्लास मनाएंगे। तो यहाँ जो श्रम किया जा रहा है और श्रम करने के फलस्वरूप या फिर श्रम का जो फल होना चाहिए उस फल के रूप में वो किसी अतिरिक्त के आकांक्षी नहीं है। वे इस बात के आकांक्षी है कि श्रम करने के बाद वे एक समूह में फिर से आएंगे, उनकी प्रकृति उनके साथ में रहेगी, वे अखाड़े में एकत्रित होंगे और एक वे उल्लास करेंगे और ये उल्लास का क्रम रात भर जारी रहेगा। या फिर उसके बाद हम फिर से अगले दिन श्रम करने चले जाएंगे। और ये अपने देश के संदर्भ में कहते हैं, उनके गीत है, वो अपने देश को लोग परिभाषित करते हुए कहते हैं। वे ये नहीं कहते कि हमारे देश में इतनी सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हम इतने उपज के मालिक हैं। उनका ये कहना है कि हमारे देश में, माने कि हमारे गांव में हर मैदान में केवल आपको बांसुरी की धुन मिलेगी। अब कहीं भी जाइएगा आपको बनम की तान होगी। ये उनके अपने सांस्कृतिक वाद्य यंत्र हैं। वो कहते हैं कि आप कहीं भी जाइएगा हमारे यहाँ केवल आप मांदर की धुन सुनाई देंगे। हर जगह या हर गांव में केवल उल्लास है। तब यहाँ ये सवाल उठता है कि एक ऐसा समाज जो इतना उल्लासित है, जो इतना राग और रंग में रचा हुआ है, जो प्रकृति के साथ सहजीवी है, जिसने उस वर्चस्ववादी धारणा को स्वीकार नहीं किया, उसने उस सामंती तत्वों को अपने आप विकसित होने नहीं दिया, तो उस समाज में इतने सारे युद्ध के प्रसंग कैसे आए? क्योंकि मुंडारी गीतों को आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने ज़्यादा राग, उल्लास और उमंग के गीत हैं, वो लगभग उतने ही गाने आपको युद्ध के मिलेंगे, जंगल के जलने के, घर के जलने के। तो ये आप सोचेंगे कि ये कैसा संभव हो सकता है कि एक ऐसा समाज जिसकी अपनी कोई राज सत्ता नहीं है, जैसा भी पंकज जी ने कहा, जिन्होंने अपना कोई जेल नहीं बनाया, जिनकी अपनी कोई संगठित सेना नहीं रही और ना ही जिनका युद्ध पेशा था, उस समाज में इतना ज़्यादा संघर्ष, इतनी ज़्यादा युद्ध का विवरण कैसे आया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि उस समाज ने अपने जीवन को बचाना चाहा। उसका जीवन यानी कि उसने प्रकृति के साथ, सहजीविता के साथ अपना जो जीवन दर्शन बनाया उसको बचाना चाहते थे। वो जानते थे कि उनकी मौत मतलब उस प्रकृति की मौत, और प्रकृति को उन्होंने हमेशा अपने से ज़्यादा महत्व दिया। प्रकृति यानी वह सामूहिकता, वह सहजीविता, वह सृजनात्मकता जिसके साथ वो हमेशा साथ रहे, जिसको उन्होंने अपना सहभागी माना, और उसी की आकांक्षी में उन्होंने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी।
एक संदर्भ मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा के उलगुलान के संदर्भ में कहा जाता है, जब दीकू कहते हैं, जब ये कहा जाता है तो ये दीकू कौन है? कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं होगा, कोई समुदाय विशेष तो नहीं होगा। तो बिरसा मुंडा जब ये दीकू कहते हैं, फिर उस उलगुलान में लोग जब दीकू कहते हैं, तो दीकू एक जीवन दृष्टि होती है, एक दूसरे समाज की एक जीवन दृष्टि है जिसकी मूल आधारणा वर्चस्व ही रही है, जो वर्चस्व जो प्रकृति के साथ सारी सृष्टि पर, सारे मानव जगत पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। तो इनकी लड़ाई उस वर्चस्ववादी ताकतों के खिलाफ ही रही है, उस वर्चस्ववादी जो जीवन दर्शन रहा है उसके खिलाफ रहा है, और उन्होंने उसका प्रतिकार किया। वे हमेशा से वो अपने उस सजीवता, सामूहिकता और सृजनात्मकता को बचाना चाहे हैं, जिसके मूल में उनकी न्याय, समता, राग रंग टिकी रही है। और उन्होंने प्रकृति के साथ सहजीवी होते हुए अपने तकनीक का विकास किया। आज ये कहा जाता है कि आप जब आदिवासियत की बात करते हैं, आदिवासी समाज की बात करते हैं, तो आप यथास्थिति की बात करते हैं, आप पिछड़े हुए समाज की बात करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। उन्होंने अपने इतिहास को गति दी है, अपना ज्ञान विकसित किया है, और उनके ज्ञान, उनके तकनीक को हम अपने तरीके से नहीं समझ सकते हैं जो बाहरी तरीके होंगे। उन्होंने तकनीकों का विकास किया, ज्ञान का विकास किया, लेकिन प्रकृति पर वर्चस्व करते हुए, प्रकृति के खिलाफ नहीं, प्रकृति के साथ रहते हुए प्रकृति में ही अपने तकनीक, अपनी ज्ञान का विकास किया। क्योंकि उनके यहाँ ऐसी कोई लिखित शिलालेख नहीं है, लिखित शास्त्र ग्रंथ नहीं है जिससे वो अपनी चीज़ें प्रमाणित कर सके। ये चीज़ें हमें उनके जीवन के दैनिक घटनाक्रमों में जो चीज़ें जीवन में आती है उनमें हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ज्ञान और तकनीक का विकास किया। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। अभी उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई, सवाई की बहुत बड़ी त्रासदी थी और हम सब इससे दुखी है। तो मैं जिस घटना की ओर आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ वो यह कि मेरे चाचा जी ने मुझे एक बार एक प्रसंग बताया। अभी उनकी उम्र 62 के लगभग हो रही है और लगभग वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो वो बता रहे थे कि एक बार वो नदी में गए थे मछली पकड़ने के लिए। तो सारे लोग समूह में जाते हैं, समूह में सब लोग गए। तो उस समय मौसम ना बादल था, ना नदी में पानी थी, ना ही बारिश का मौसम था। लेकिन जब मछली पकड़ने लगे, वो बता रहे थे मैं एक बड़े चट्टान पे बैठा हुआ था, क्योंकि पहाड़ी नदियाँ हैं, उसके बीच में बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं। तो वो चट्टान में बैठे हुए थे नदी के बीच में। वो तब अचानक सारे लोग भागने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि आप भागो भागो, बाढ़ आ रही है। तो उसने कहा, अपने युवा अवस्था में थे, उन्होंने कहा कि ये लोग मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, ना बादल है ना नदी में पानी है, ये बाढ़ आ रही है, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तो चट्टान पे बैठे रहे, वो नहीं गए और सारे लोग नदी छोड़ के तट पे आ गए। मुश्किल से 2-4 मिनट बीता होगा, अचानक नदी में उफान आया और इतना ज़्यादा बाढ़ उतरा, जिस ऊंचाई चट्टान पे वो बैठे थे वो पूरा भर गया। अब वो रोने लगे, उन्हें लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा मरना तय है। तो उस किनारे पे, तट पे जो बुजुर्ग था उस समूह में, उन्होंने कहा कि बेटा तुम डरो मत, तुम हिम्मत रखो। और उन्होंने कहा कि तुम हिम्मत रखो और मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो। उसने कहा कि चूंकि पहाड़ी नदी होती तो बहुत तेज गति में होती है और वो लगभग सबको धक्का मारते हुए निकलती है। तो जिस चट्टान में बैठे थे उससे पानी लगातार टकरा रही थी और टकराते हुए उसकी गति दूसरी दिशा में बढ़ रही थी बहुत रफ्तार के साथ। तो उस बूढ़े ने उनसे कहा कि बेटा तुम डरो मत, तुम आंख बंद करो और जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का दबाव है तुम वहीं कूदो। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ये बूढ़ा तो मुझे आज तो ले डूबेगा, ऐसे भी मर रहा हूँ, ऐसे भी मराएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, मैं जो कर रहा हूँ वही कहो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे मरना ही, अब कोई उपाय नहीं रहा। तो उसने क्या किया, आंख बंद किया और जैसे उस बूढ़े ने निर्देश दिया था उसने वहीं पे छलांग लगाई। और जैसे उसने वहाँ पे छलांग लगी, अगले ही पल वो नदी के तट पे निकल गया। तो ये है उनका ज्ञान। जिन चीज़ों को आपने अब कल्पना करिए, आज के इस इतने बड़े आधुनिक हमने इतने तकनीकों का विकास किया, एक आदमी जब ऐसी स्थिति में फंसा होगा आप उसको कैसे निकालेंगे?
आपके लिए हेलीकॉप्टर की एक व्यवस्था हो सकती है, जब तक आप वो हेलीकॉप्टर ले आएंगे वो बह के चला जाएगा। तो बाद में उसने उस बुजुर्ग से पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि नदी में ना पानी था ना बादल थी, बाढ़ कैसे आ गया? तो उस बूढ़े ने बताया कि जब हम मछली पकड़ रहे थे, क्योंकि हम मछली शिकार करने आए थे, तो मछलियाँ जब शिकार करने जाएंगे तो डर से भागेंगे, अपने छिपने के लिए रास्ता तलाशेंगे। लेकिन अचानक ही मछलियों का स्वभाव बदल गया, वो उछलने लगी, नाचने लगी, माने कि बहुत समूह में आके उछलने लगी। तो उन्होंने ये देखा, तब वो समझ गए कि बाढ़ आने वाली है। क्योंकि नदी और पानी के साथ जो संवेदना मछली की जुड़ी हुई है वो हम नहीं महसूस कर सकते। तो उन्होंने उस चीज़ को परखा, जाना, और तब उन्होंने ये जान गया कि वो ये चीज़ें आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें वो ज्ञान है जो प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति के सहजीवी होते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें विकसित की, जो दूसरी धारा में जो सभ्यता विकास कर रहा था, जो प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति से वर्चस्व करते हुए अपनी तकनीकें विकसित कर रहा था। तो ये दो दिशाओं में ज्ञान और तकनीकों का विकास होता है। और ज्ञान और तकनीक ही नहीं बल्कि सारे साहित्य, कला और सारी चीज़ें इसी पर आधारित है। और जब भी हम किसी साहित्य पर जाएंगे आदिवासी समाज के, तो हमें उनके इस जीवन दृष्टि को देखना होगा, और इसको जाने बगैर, इसको परखे बगैर हम उनके तह तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम उसकी अच्छी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, हम उनकी आकांक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे, और वो जो क्या कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे, और लगातार एक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। तो समय बस मैं इतना ही लेता हूँ आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज लुगुन ने बहुत ही सरल तरीके से आदिवासी सौंदर्य विश्व को आपके सामने रखने की कोशिश की, उनकी समझ को रखने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद उस समुदाय से आते हैं और उनके पास उनको अपनी पीढ़ी से मिला हुआ ज्ञान है, आपके आधुनिक ज्ञान के अलावा। दरअसल पूरे आदिवासी साहित्य की विमर्श जो है वो मुख्य धारा के सोच के हिसाब से आर्थिक गतिविधियों के इर्द गिर्द रखा जा रहा है। इसलिए जैसे आदिम साम्यवाद जब मार्क्स कहते हैं आदिवासी समाज को, और जब ये कहा जाता है कि आदिवासी समाज तो पिछड़ा हुआ समाज है, तकनीकी रूप से उत्पादन संबंधों के आधार पे वो पिछड़ा हुआ समाज है, तब दरअसल आपकी मूल चिंता के केंद्र में जो है वो आर्थिक गतिविधियां ही होती हैं। इसको अनुज ने बहुत ही सरल तरीके से, हम चाहते थे कि इस पे बहुत डिटेल्स में आप लोगों के अनुभव सुन सकें, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो सूत्र के रूप में ये साथी हमारे बीच में, संगी साथी जो बात रख रहे हैं, उसको हम लोगों को विस्तार से समझने की ज़रूरत है कि दरअसल अभी जो पूरे देश में आदिवासी संघर्ष है, जिसको सत्ता माओवादियों के साथ टैग कर रही है, और क्रांतिकारी और दूसरे जनवादी लोग अपने साथ भी टैग कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, उसके मूल में यही है कि वो आदिवासी लड़ रहा है। और आदिवासी लड़ रहा है तो उसमें उनका मुख्य स्लोगन होता है कि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, आर्थिक लूट के खिलाफ लड़ रहे हैं, आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये होता है उनकी पूरी थीसिस का निचोड़। लेकिन अगर आप किसी आदिवासी को पूछें कि तुम क्यों लड़ रहे हो, या अगर आप उनके स्लोगन को देखें, सारे जो गैर आदिवासी समाज का जो स्लोगन है उसमें सत्ता की चाहना केंद्र में है। लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। आदिवासी क्या नारा लगा रहा है? जल जंगल जमीन हमारा है। कहां है सत्ता की आकांक्षा? आप नारों पे गौर कीजिए। वो सत्ता विहीन समाज है, जैसा कि नुगुगी व थ्योंगो कहते हैं कि मैं एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जहां सत्ता नहीं थी। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दुनिया बिना सत्ता के साथ हो सकती है, क्योंकि सत्ता संरचनाओं का जो अभी तक का इंसानी अनुभव है, चाहे ये सत्ता आए चाहे वो सत्ता आए, वो कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ, वो भले ही छोटा तबका हो, उसके भी खिलाफ चली जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे जो अनुज ने जो बात की कि दरअसल आदिवासी की चेतना में पूरी समष्टि है,
वो कहीं ये नहीं कहता है, आप आदि धर्म को पढ़ें जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने जिसको व्याख्यायित किया है, उसमें आदिवासी दर्शन है। वो कहते हैं कि आदिवासी कहीं से भी इंसान को 84 लाख योनियों में महान नहीं मानता है। हम बहुत डेमोक्रेटिक होते हैं, तब भी कहते हैं कि सवार ऊपरे मनुष्य सत्ता तार ऊपरे क्यों नहीं। सबसे ऊपर मनुष्य की सत्ता है, उसके ऊपर कोई नहीं है। इसको हम लोग बहुत ही रिवोल्यूशनरी और थॉट मानते हैं कि इंसान में सत्ता को देखना, इंसानियत को देखना। पर आदिवासी समाज का दर्शन कहता है कि इंसानियत का दर्शन अलग से कोई दर्शन नहीं है। इंसान भी उस एक कीड़े मकोड़े की तरह इस सृष्टि का हिस्सा है जिससे पूरी समष्टि मिलके बनती है। और इसका सबसे बड़ा उत्सव आदिवासी समाज में प्रकृति का उत्सव है सरहुल। हम लोग इस बात पे आगे बढ़ते हैं और अभी महाराष्ट्र से आए दामू ठाकरे जी हैं हमारे बीच में। हम दामू ठाकरे जी को सुनेंगे कि आदिवासी सौंदर्य विश्व को लेके, अवधारणा को लेके वो क्या सोचते हैं और वो किस तरीके से इस पूरे जो दर्शन है उसको सहभागी बनते हुए उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र से आए हमारे साथी दामू ठाकरे जी। पहले मेरी माँ और मेरे पिताजी, इसको पहला अभिवादन करूँगा, क्योंकि माँ ने मुझे 9 महीने तक और 9 दिन तक अपने पेट में सुरक्षित रखकर जन्म दिया और पिताजी ने भी मुझे सुरक्षित रखा। दूसरा अभिवादन मैं इस धरती माँ को कहूँगा, जो कि आदिवासी अपनी माँ से ही बढ़कर धरती माता को मानता है। जिस धरती माता पर जो हर चीज़ पकी है, उबली है, वो हर चीज़ का मैंने अपने लिए भरपूर उपयोग किया है। उस धरती माँ को मेरा दूसरा अभिवादन। और तीसरा अभिवादन जो कि हमारे समाज के लिए, देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उसमें है बिरसा मुंडा, पुंजा भील, तंट्या भील और इनके जैसे जो कि जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने हमें जीने की राह बताई। उनका मेरा तीसरा अभिवादन होगा। और चौथा अभिवादन मेरा यहाँ पर जो लोग आए हैं इसमें शामिल हुए हमारे विचार, आदिवासियों के विचार सुनने के लिए, उनको मेरे चौथा अभिवादन होगा। और इसी तरह से जो आदिवासी समाज के इसमें जो आदिवासी का लोक साहित्य है और जो श्रृंगार उसका क्या है, इसके लिए मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा। क्योंकि जैसे कि अन्य समाज का साहित्य होता है, हर समाज का साहित्य होता है, उसी तरह आदिवासी समाज का भी साहित्य है। जैसे और साहित्यों ने लिखित स्वरूप में है, लेकिन हमारा जो आदिवासी का साहित्य है वो अलिखित स्वरूप में नहीं है, मौखिक है। और इसके आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा पीढ़ी जो लिख पढ़कर अभी आगे आ रही है, वो पीढ़ी वो साहित्य ढूंढकर, लिखकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना जा रही है। और इसी तरह से जो लोग साहित्य है, इसके बारे में जो है, जो हमारे अपने आदिवासी है, उनके देवी देवता भी है, देवी देवता है, त्योहार है, लग्न की शादी ब्याह है। इस तरह कई इसमें हमारा जो समाज है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन ये साहित्य लोगों के सामने भी नहीं आ रहा है। ये साहित्य आने के लिए हमें लड़ना होगा, लिखना होगा और आगे बढ़ना होगा। इस तरह से जो साहित्य में जो आदिवासी की शादी ब्याह होती है, उस टाइम को जैसे कि अन्य समाज में शादी ब्याह की रस्म होती है और बहुत ही खुशी के दिन होते हैं, उसी तरह आदिवासी शादी में भी खुशियाँ होती है। आदिवासी समाज में जिस घर में शादी होती है, जिस समाज में शादी होती है, जिस घर में शादी होती है, उस घर में 15 दिन से ही आदिवासी शादी की तैयारी शुरू कर देता है। शादी के 15 दिन से पहले ही
ढोल बजाना, गीत गाना, और इस तरह से शादी के अंत तक ही वो शादी का आनंद लिया जाता है। जैसे कि शादी में धरती, आदिवासी धरती को और इस सृष्टि को बड़ा देव मानता है। जैसे कि आदिवासी की शादी में जो होता है, शादी में की जो आदिवासी की शादी में जो नौ चीज़ें हैं, 9 को अंक को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह आदिवासी मानता है कि आकाश में 9 लाख तारे हैं और धरती पर 9 खंड धरती माता है इस जमीन पर, उसके लिए जिस तरह की आदिवासी